एजुकेशन इज वॉट इट इज, लिबरेटिंग माइंड्स। और अगर फिल्म भी वो अपने तरीके से कर रही हो तो फिर इसे शिक्षा के दायरे में रखना गलत नहीं होगा। तो अब ये देखते हैं कि फिल्मों ने भी क्या सिखाया है, क्या प्रबंध के कुछ ज्ञान है, कि मैनेजमेंट के कुछ लेसन्स हैं, और वो देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है हम बहुत एंजॉय करेंगे इस दौर को। 1500 से अब थोड़े फाइनेंशियल्स भी देख लीजिए साहब, कि कितना ज़रूरी है इस तरह की चर्चाएं करना फिल्मों के ऊपर। थोड़ा से बिजनेस के बजट के ऊपर हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लगा लेते हैं, घर में 4 लोग मिलकर बैठते हैं, डिस्कस करते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, फिल्मों पर रिसर्च हुई है पर साइंटिफिक मॉडल नहीं बने फिल्मों पे। आईएम की एक बंदी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद की एक लड़की है, उसने एक मॉडल बनाया है। वो फिल्म का कंटेंट, सब्जेक्ट, डायलॉग, कास्टिंग, डेट, डिलीवरी सब कुछ देखकर उस फिल्म के प्रोजेक्शंस के बारे में बता देती है कि फिल्म इतने करोड़ रुपए कमाएगी। तो क्या कोई रेसिपी है, कोई मैजिकल फॉर्मूला है जिससे ये 20,000 करोड़ रुपए की फिल्मों का वैल्यूएशन है इन बॉलीवुड एवरी ईयर? इस पे कोई बात क्यों नहीं करना चाहता है? इसलिए नहीं बात करना चाहते कि फिल्मों की बात, फालतू बात मत करे, ये कोई काम की चीज़ है क्या? तो आईएमए इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आया है इन सारी चीज़ों को। तो ये बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ कि साहस का काम है कि फिल्में मैनेजमेंट सिखा सकती हैं। कैसे वो देखते हैं। 1500 से 2000 फिल्में दोस्तों एक साल के अंदर बनती हैं। वैल्यू 20,000 करोड़ रुपीस कैसे आया होगा? 10 करोड़ रुपए अनुमानित व्यवसाय अगर एक फिल्म करती है, 10 करोड़ बहुत स्वाभाविक सी और सामान्य सी बात है। जहां 100, 200, 500 करोड़ की बात चल रही, तो 2000 करोड़ बहुत जस्टिफाइड है। ये सब साइंटिफिक प्रूवन डेटा है, मेरे मन के आंकड़े नहीं है। पर यहां से मेरे मन के आंकड़े शुरू होते हैं। क्या फिल्मों की कोई सक्सेस रेसिपी है? मैंने बहुत सोचा, कई साल से सोच रहा हूं, और फिर मैंने अपने हिसाब से कुछ चीजें निकाली, फिर उसको कोशिश करी कि इसके साथ कोरिलेट करूं। मुझे हर वो फिल्म बहुत अच्छी लगी है जिसका मैसेज बहुत तगड़ा हो, चाहे फिर वो 3 इडियट्स हो, या फिर वो लगे रहो मुन्ना भाई हो, या फिर वो तमाशा हो। और आज हम बौद्धिक बात करेंगे। मैं आपके सामने कोई भी हल्की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये मंच मुझे अधिकार देता ही नहीं है सब स्टैंडर्ड बात करने के लिए। तो हम कुछ लेवल की बात करेंगे। तो ऐसी फिल्में जो मैसेज देती हों वो फिल्म है। ऐसी फिल्म जिसमें एक्टिंग हो, ओवर एक्टिंग नहीं, एक्टिंग। अमिताभ बच्चन साहब से पूछा गया अद्वैत कि आपके फादर जब नहीं रहे दुनिया में तो कैमरे ने पकड़ लिया, आपकी आंखों में आंसू क्यों नहीं थे? ऐसा इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन साहब को इंटरव्यू लेने वाले ने बोल दिया कि हरिवंश राय बच्चन साहब की जब अंतिम यात्रा आ रही थी तो आपके चेहरे पे भाव शून्य क्यों थे, क्यों उस समय कुछ नहीं आया? और दिस इज व्हाट इट टेक्स टू बिकम अमिताभ बच्चन। और मुस्कुराए अपनी चिरपरिचित शैली में और उसी अंदाज में बोले कि साहब मुझे नहीं पता कि उस दिन क्या था, पर किसी फिल्म के किसी शॉट में मैंने उस सीन को ऑलरेडी जी लिया था और मैं ऑलरेडी अपने दिल का सारा गुबार, आंसू, वेदना, पीड़ा, तकलीफ वो सब निकाल चुका हूँ। और मैं बनावटी नहीं रो सकता था कि कैमरा मुझे देख रहा है तो मैं इस दिन रो जब मेरे पिता नहीं है, क्योंकि वो तो मैं किसी दिन, किसी समय, किसी कालखंड में कभी रो चुका हूँ। ये फ़र्क है साहब एक्टिंग में और ओवर एक्टिंग में। जब सामने वाला कट बोले और उसके बाद भी आप कैरेक्टर से बाहर ना आए, वो एक्टिंग है, बाकी सब ओवर एक्टिंग है। तीसरी बात, अच्छा वो फिल्म ही क्या जो गुदगुदाए नहीं, क्योंकि किसी को रोना पसंद नहीं है, किसी को अपनी समस्याएं बताना पसंद नहीं है, परंतु वो फिल्म ही नहीं जो गुदगुदाए नहीं। तो गुदगुदाने के भी बहुत अच्छे तरीके होते हैं, कहीं ना कहीं टिकल करने के बहुत अच्छे तरीके होते हैं। और सबसे खूबसूरत चेहरा, मुझे ऐसा लगता है, दुनिया में सबसे खूबसूरत चेहरा कौन सा है आपके अनुसार? दुनिया में सबसे खूबसूरत चेहरा कौन सा है? हंसता हुआ। और इसको और खूबसूरत बनाना है, इससे भी खूबसूरत चेहरा बचपन की हंसी, माँ का चेहरा। मैं जवाब दूंगा, इससे भी अच्छा खूबसूरत चेहरा, उससे खूबसूरत चेहरा आपने आज तक नहीं देखा होगा, जिसके अंदर दुख भी हो पर फिर भी वो मुस्कुराता है। हाय क्या बोल दिया! आपकी उम्र से पता ही नहीं चलता आपकी गहराई क्या है। आपका नाम बताइए। अरे कृष्ण, मजा आ गया दोस्त। प्लीज बैठिए आप, और एक बार हौसला अफजाई होनी बहुत जरूरी है। विचार कहीं से भी आए, किस भी उम्र से आए, मतलब वहाँ एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। ऐसा चेहरा जिसके चेहरे पर मुस्कान भी हो और आंखों में आंसू भी हो,
मुझे ऐसा लगता है इससे खूबसूरत चेहरा कोई नहीं, और बहुत रेयर होता है ऐसा। पर ऐसा फिल्मों को देखते समय मैंने महसूस करा है कि मेरे चेहरे पे मुस्कान भी थी और आंखों में आंसू भी थे, और मुझे ऐसा लग रहा उस समय मैं दुनिया में सबसे खूबसूरत दिख रहा था। बात और है कि अंधेरे में था मैं, परंतु मुझे लगता है यही सबसे खूबसूरत चेहरा है। आप मेरी बात से डिसएग्री भी कर सकते हो, और आई वुड लव टू हियर कि नहीं, मेरा मानना है कि इससे खूबसूरत चेहरा ये भी होता है। इंटेंस डायलॉग, ऐसे डायलॉग जहां सुनकर ऐसा लगे कि अरे हाय क्या बोल दिया, एक ऐसा हैंगओवर रहे। कलंक फिल्म पूरे, आज अपन उसी फ्लेवर में है दोस्तों। हाँ, ये आप मान के चलिएगा, अगर मैं रहा तो मैं वो नहीं रह पाऊंगा जो मैं आज रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं हूँ आज। मैंने कलंक फिल्म देखी है। कलंक फिल्म के अंदर एक डायलॉग था, और वो डायलॉग था साहब कि रिश्ते कर्ज की तरह होते हैं, रिश्ते कर्ज की तरह होते हैं, कुछ रिश्ते कर्ज की तरह होते हैं, उन्हें निभाना नहीं पड़ता, उन्हें चुकाना पड़ता है। और मेरा दिल करा कि भाई 2 मिनट के लिए तुम स्क्रीन रोक दो, मैं इसको आत्मसात करना चाहता हूँ। इतनी जल्दी इतनी अच्छी बातें मत बोलो, मुझे 2 मिनट के लिए इसको अंदर तक उतारने दो कि कुछ रिश्ते कर्ज की तरह होते हैं जिनको निभाना नहीं चुकाना पड़ता है। परिवार में कोई ऐसा जिसको निभाना नहीं चुकाना पड़ता है, दोस्तों में कोई ऐसा जिसको निभाना नहीं चुकाना पड़ता है, रिश्तों में कोई ऐसे रिश्ते जिनको निभाना नहीं चुकाना पड़ता है, वो रिश्ते जो हैं वो कर्ज की तरह हैं। तो कुछ चीज़ें बेहतरीन जो आपको आंदोलित कर देती है, और लिखने वाले भी साहब ज़बरदस्त लिखते हैं। ऐसा थोड़ी है, जब जावेद अख्तर साहब लिखते हैं कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, और उसके बाद 10 बातें वो लिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ, सबसे सुंदर लड़की ऐसी ही होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इमोशंस। मेरा बेटा मुझसे बोला पापा वेनम 2 लगी, अभी हमारी 2 दिन पहले बात हुई, तो पापा वेनम 2 लगी, आप वेनम 1 देख लो, फिर उसके बाद वेनम 2 चलेंगे। मैंने कहा नहीं यार बेटा, मुझे तो वो बायोपिक देखनी है, और रश्मि रॉकेट, तो मैं अगर तुलना करूं वेनम 2 और रश्मि रॉकेट के, तो मैं तो जानना चाहूँगा कि रश्मि वोरा की जीवन कैसा था बजाय वेनम 2 के। तो यहाँ तक कभी उम्र के डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस भी आ जाते हैं, और इमोशंस नहीं तो फिल्म नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और बॉलीवुड भी साहब, हॉलीवुड भी कोई कम नहीं है। आप टर्मिनेटर का एंड देख लीजिए, आपको भरपूर इमोशंस मिलेंगे। आप देख लीजिए कोई भी फिल्म उठा के। हम ये दम्भ नहीं भर सकते कि हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं तो टॉलीवुड कम हो गया, टॉलीवुड की बात कर रहे हैं तो हॉलीवुड कम हो गया। हर जगह आपके मेरे जैसे लोग हैं संवेदनशील, जो समझते हैं, महसूस करते हैं, और उन्हीं के कारण फिल्में बनती हैं। लास्ट, अगर कोई स्टोरी लाइन नहीं है तो फिर तो फिल्म ही नहीं है। इसमें कहीं पर भी कास्टिंग नहीं आया, आप देखिए, कहीं पर भी स्टार नहीं आया है। ये मेरा फॉर्मूला है, आपका फॉर्मूला अलग हो सकता है। वी वुड लव टू डिसएग्री विथ ईच अदर, और मैं सीखना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी है जो एक फिल्म को सक्सेसफुल बनाता है, तो हम उसको इस फॉर्मूले में ऐड कर देंगे। परंतु काफ़ी सोच विचार के बाद अच्छी फिल्म वो जिसका मैसेज हो, अच्छी फिल्म वो हो जिसमें ओवर एक्टिंग ना हो, एक्टिंग हो। अच्छी फिल्म वो है जिसमें कॉमिक सीक्वेंसेस हो, जिसमें इंटेंस डायलॉग हो, जिसके अंदर इमोशंस हो एंड स्टोरी लाइन हो। और अच्छी फिल्म वो है जब फिल्म ख़त्म होती है तो सीट छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा, कब ख़त्म हो गई फिल्म, और मैं देखता रहा और सब आगे बढ़ना शुरू कर दिए, और मुझे लगा कि मैं खड़े होकर सीटी बजाऊं। सीटी बजाना नहीं आती थी तो मैंने ताली बजाना शुरू कर दी साहब खड़े होकर, ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा। और ऐसी बहुत फिल्में हैं जो आपको अंदर तक ले जाती हैं और आपको एक अलग यात्रा पर अलग अनुभव कराती हैं। मेरे पास कुछ फिल्में हैं जो मैं आपसे साझा करता हूँ। आइए शुरू करते हैं। मैं कुछ अच्छे आपको मूवी क्लिपिंग्स दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं रुक जाऊंगा, और मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आपको मुझे बोल के बताना है कि उसमें आपने क्या सीखा, और फिर मैं बताऊंगा मैंने क्या सीखा, और फिर हम एक दूसरे से सीखेंगे। शुरू करें यात्रा। ये अद्भुत होने वाला है, अद्भुत, बिलीव मी, क्योंकि मैं जब से इसको सुन रहा हूँ, सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है अरे यही तो वो काम है जो मुझे करना था। मैं कहाँ आ गया किसी और काम को करने में। और जिस काम को करने में साहब आप अपने आप को भूल जाते हैं, बस वही काम है जिसको करने के लिए आपका जन्म हुआ है। बाकी सब तो रोजी रोटी है जिसको हम सुबह से शाम तक करते हैं। तो कई मौके हैं, अभी हम जीवित हैं, कोरोना काल से हम पार हो चुके हैं। जिस काम को करते समय पता न चले, जिस काम को करते समय अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी E=mc², रिलेटिविटी की थ्योरी खत्म हो जाए, पता ही नहीं चले, वो काम है जिस काम को करने के लिए आप और हम इस दुनिया में आए हैं, और वही हमारा पर्पस है। देखते हैं वो हमें मिल जाए।
गुड मॉर्निंग मुंबई। अपना फ्रेंड कोमा में चले गए, उसको राइट और रॉन्ग कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Look, Janvi, the show must go on. It's a big hit. Unbelievable. हेलो, प्रॉब्लम बोलो। डैड ने न्यूज़पेपर मैट्रिमोनियल से मेरे लिए एक लड़का पसंद किया है। वो कहते हैं एक बार मिलो और डिसाइड करो, लेकिन एक मीटिंग में उसे कैसे जज करूं? वो तो अच्छा ही बिहेव करेगा ना। आदमी को परखना हो तो ये देखो कि अपने से नीचे तबके के लोगों से वो कैसे बर्ताव करता है। कहाँ से बोल रही हो? रेस्टोरेंट से। वो अभी मुझे यहाँ मिलने आ रहा है। अच्छा, वेरी गुड। देखो, अगर वो वेटर को या करके बुलाए तो वहां से कट लेने का। You must be Priya. Rahul. Hi. Pleasure to meet you. What can I get for you? टी? Sure. Yes, sir. Okay, one cappuccino for me and tea for the lady. Lady? कहाँ लिया? थैंक्स अ लॉट मुरली। इस छूछूत के साथ उम्र पर रहना पड़ता है तो मर जाती। वो मेरे ऊपर के फ्लैट में रहता है और रोज सीढ़ियों से पान चबाते हुए उतरता है और मेरे घर के बाहर आते ही उसे थूकने का मन करता है और वहीं मेरे दरवाजे के बाहर थूक के चला जाता है। मन करता है साले का गला दबा दूं। उल्टा कर, उल्टा। उसको थूकने दे और रिटर्न में ना उसको एक मस्त स्माइल दे। फिर उसके सामने उसका रंगोली साफ कर। चाकू ना पिस्तौल ना खंजर ना कोई तलवार रे, एक मुस्कान की देखो ताकत अपना नया हथियार रे। ओ प्रेम प्यार का सबक सिखा कर रखी देश की आन रे, इंसान को सिखला के गए बस बनना एक इंसान रे। अरे 3 दिन से उसका थूक साफ कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ नहीं समझेगा वो। अबे बापू बोलते हैं सब्र रखने का, एक दिन उसको शर्म आएगी, समझा? सॉरी। बोले तो गांधीगिरी जिंदाबाद। रिटायर्ड टीचर हूँ बेटा। उम्र भर बच्चों को सिखाया कि रिश्वत लेना देना गलत है और आज मुझे ही अरे अफसर कहता है 5,000 दो। 2 साल हुए पेंशन नहीं शुरू कर रहा है। अब मैं बड़ी तकलीफ में हूँ बेटा। पेंशन तो तेरा हक है अंकल, उसका बाप भी देगा। क्या करूँ बेटा, तुम बताओ। उसको शर्मिंदा कर, वो जो भी कर रहा है दुनिया को बता। एक आइडिया देता हूँ। नमस्ते। ये 1200 है। 1200 से कुछ नहीं होता मास्टर, क्यों पकाने आ जाते हो? धीरज रखो बेटा, और दे रहा हूँ। ये चश्मा 500 का है। ये हियरिंग एड 500 की। घड़ी 800 की है। डायबिटीज की गोलियां 18 रुपयों की। ये सब क्या हो रहा मास्टर? रुकिए रुकिए, एक मिनट। अरे क्या कर रहे हैं आप? शर्ट 200 की है। मास्टर जी बहुत हो गया। एक मिनट। अरे मास्टर जी ये बनियान 25 की बनियान। बेल्ट 100 रुपये की। शूज 300 रुपये के हैं। क्या कर रहे हैं आप? बस करो मास्टर जी, अरे बस करो। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं फाइल दे रहा हूँ तुम्हारी मास्टर। अरे अभी बस करो, बस करो। पैंट 300 रुपये की है। मैं साइन कर रहा हूँ। मैं मोइले पेंशन दे इसकी, भगा। बोले तो गांधीगिरी जिंदाबाद। ना गदर हुआ ना लहू बहाना हुआ कोई संग्राम रे, चली तो गांधी लहर।
अल्बर्ट आइंस्टीन बोलते थे कि आने वाली सदियां ये भरोसा नहीं कर पाएगी कि ऐसा दुबला पतला व्यक्ति भारत में ये परिवर्तन लेकर आया। अल्बर्ट आइंस्टीन, द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन द वर्ल्ड हैज एवर सीन, द मैन हु यूज्ड हिज 11% ऑफ हिज माइंड, और हमको लगता है कि ब्रह्मांड का सबसे ज़्यादा दिमाग उनमें था। उन्होंने बोला कि आप विश्वास ही नहीं करेंगे कि ऐसी क्रांति कोई ला सकता है। क्या मैनेजमेंट लेसन इसमें, क्या मैनेजमेंट लेसन, क्या ये सब अभी भी हो सकता है? कोई समस्या में जाजू जी हम फंस जाएं तो क्या हो सकता है ये गांधीयन प्रिंसिपल वैलिड हैं आज की तारीख में? गांधी जी की बुक माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और जो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट लेसन है वो ये है, द रियल कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन इज नोन बाय द वे ही ट्रीट्स दोज हु कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर हिम। किसी भी व्यक्ति का असली चरित्र इस बात से पता चलता है कि वो उनके साथ कैसा व्यवहार करता है जो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। जब पहला वाला सीक्वेंस की वो कैसे वेटर को बुलाता है, इससे पता चलता है कि वो, क्योंकि हम सब बहुत स्वार्थी हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, और जिनसे हमको मतलब होता है उनके साथ तो हम बहुत अच्छी बात करते हैं, और इतना बढ़िया कि वो विश्वास करने लग जाता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सच है। पर सही चरित्र तो तब पता चलता है जब हमें कोई नहीं देख रहा हो, है ना। रात को 1 बजे रिमोट हाथ में है और घर में कोई नहीं है, और उस समय टीवी के स्क्रीन पर क्या देखते हैं वही तो असली चरित्र है। सुबह चंदन का तिलक लगाकर कितनी जोर से मंदिर में घंटी बजाई या कितनों के पैर छुए, ये तो केवल दिखावा है। तो ये तो बात सही है कि चरित्र इस बात से पता चलता है, और उन्हीं का ये सब गांधीयन स्टेटमेंट ही है, इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड। आप पूरी दुनिया को हिला सकते हो और बहुत विनम्र रहते हुए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट करने के लिए आपको आवाज़ को ऊंची करना ज़रूरी नहीं है, आपके तर्क ऊंचे होने चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है, इन केस ऑफ आर्ग्यूमेंट यू डोंट हैव टू रेज योर वॉइस, यू जस्ट हैव टू रेज द क्वालिटी ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। तो ऐसे में ये वो लेसन था जो मुझे लगा। आपको भी कुछ लगे तो प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा, कहीं मेरी कोई दृष्टि कहीं कुछ चूक गई हो ढूंढने में तो बताइएगा ज़रूर। आइए नेक्स्ट को देखते हैं, आगे बढ़े। इस पर कोई चर्चा की हमारी गुंजाइश हो तो प्लीज़ बताइएगा। वो बॉटल देख रहे, मैंने राघव को कहा था कि जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन बाप बेटे मिल के पिएंगे, और उसको ये तो बोला ही नहीं कि नहीं होगा तो क्या करेंगे। हम सब गलत कर रहे हैं भाई। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है, कोई बात ही नहीं करना चाहता। बेटा इतना मार्क्स ले आओ ये वाला कॉलेज मिलेगा, बेटा वो कॉलेज चले जाओ ये वाला जॉब मिलेगा। अरे 10 लाख बच्चे बैठते हैं, 10,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, 9,90,000 बच्चे, उनको पता ही नहीं कि क्या करना है, उसकी तैयारी तो कभी की नहीं। उनको लगता है कि वो एग्जाम में नहीं, वो लाइफ में फेल हो रहे हैं। भाई तेरे से आज अगर पूछेंगे कि मुझे क्या चाहिए, राघव की इंजीनियरिंग में सीट या कि मेरा बच्चा सही सलामत वापस आ जाए, मैं तो अपना बच्चा ही मांगूंगा ना यार, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। Sorry. Excuse me. Hey, Vedant है. Wanna talk to him? Hey, buddy. आपको मेरा प्रॉमिस याद है? हाँ वही कि मैथ्स में A+ लाओगे तो आपको बाइक दिलाऊंगा। But you know what? Just want to tell you कि आप कोई भी ग्रेड्स लाओ, B+, C-, doesn't matter, मैं आपको फिर भी बाइक दिलाऊंगा। No, Daddy is not kidding. बेटा, I love you. ऐसा तो कोई घर ही नहीं है जहाँ पर कोई बच्चा हमेशा ही सफल रहा हो, ऐसा तो कोई स्कूल नहीं, कोई क्लास नहीं, ऐसी कोई फैमिली नहीं, ऐसा कोई ग्रुप नहीं जहाँ असफलता नहीं हो।
और वी हैव प्रिपेयर्ड आवर किड्स फॉर सक्सेस कि बेटा ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा तो ये, और हमने फेलियर्स के लिए तैयार नहीं करा. एंड आई फील अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज विच वी मिस्ड. प्लान फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. बेटा अगर तू पास हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, पर तू फेल हो गया तो तू चिंता मत करना, पापा है तेरा, फिक्र मत करना. आई वॉन्ट यू टू बी सेफ एंड साउंड. कुछ नहीं चाहिए, अपन सब मैनेज कर लेंगे, तो फिक्र ही मत करना. आई कुड रिमेंबर 2 मोटिवेशनल की थ्योरीज हैं. आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स. मेरे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, एवरीबडी इन द फैमिली वॉज डॉक्टर. आई वॉज एन ऑड मैन आउट. और मैंने इंजीनियरिंग करा, तो मुझे ये लगता था यार अगर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और इंजीनियरिंग करके मैं कुछ नहीं कर पाया तो मेरे पास कोई प्लान बी है ही नहीं. और प्लान बी है ही नहीं, इसलिए एक ब्रीड जो मुझे लगता है जो हम जिस उम्र में हैं वो वाली ब्रीड के पास में बहुत बार प्लान भी नहीं हुआ करता था, और इस कारण से थोड़ी सी फाइटिंग स्पिरिट डेवलप हुई कि जो होगा बाउंस बैक करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, फोड़ के रख देंगे, जो भी है. पर अब ये वाली थ्योरी यहाँ नहीं लगेगी. इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि हमने बच्चों को बहुत पैम्पर कर दिया है, सारी सुख सुविधाएं दे दी है. जरा सी सर्दी है छींक पर तो बिल्कुल एंटीबायोटिक हम स्टार्ट करवा देते हैं. तो अब वो थ्योरी यहाँ नहीं लगा सकते. टाइप ए कैटेगरी ऑफ पेरेंट्स हैव स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग टाइप बी काइंड ऑफ किड्स. ऐसा मैं बताता हूँ आपको एक एग्जाम्पल लेकर. अमिताभ बच्चन साहब की परवरिश कैसे हुई और अभिषेक बच्चन साहब की परवरिश कैसे हुई, इन दोनों का आप कंपेयर करें और दोनों की पर्सनैलिटी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया वो भी आप महसूस करें. अमिताभ बच्चन साहब को एक तरफ से उनकी मम्मी तेजी बच्चन और एक तरफ से उनके पापा हरिवंश राय बच्चन ऐसा गंगा मैया के सामने ऐसे ही झुलाते थे. आई हैड बीन टू हरिद्वार और मैं गंगा जी में उतरने के लिए गया तो चेन पकड़ के जब मैं अंदर उतरा तो मेरे को डर लग रहा था कि यार ये बह ना जाए. इतना फ्लो कि चेन पकड़ने के बाद भी हिम्मत नहीं की तो 2-4 मिनट वहां और रुक जाए. ऐसे अमिताभ बच्चन की परवरिश हुई है. पैर तेजी बच्चन जी ने पकड़े, हाथ अमिताभ बच्चन जी के उनके पिता ने पकड़े हरिवंश राय बच्चन. टाइप ए कैटेगरी ऑफ पेरेंट्स अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते थे उसकी बात चल रही है. आल की पाल की जय कन्हैया लाल की ओर उठा के फेंका, और उधर हरिवंश राय साहब बच्चन साहब के दोस्त खड़े रहते थे. अक्रॉस द गंगा जी उनको तैरना पड़ता था अपस्ट्रीम और वहां पहुंचना पड़ता था, नहीं तो वो गंगा जी में बह जाते. ऐसा अमिताभ बच्चन साहब खुद बोलते हैं हमारी परवरिश ऐसी हुई है. और फिर खुद ही बड़े दुखी मन से बोलते हैं कि अभिषेक बच्चन खाना खाने के लिए नहीं आता तब तक मैं खाना नहीं खा पाता हूँ. ऐसी परवरिश अभिषेक बच्चन जी की हुई है. नीडलेस टू से एट एन एज ऑफ ऑलमोस्ट 80 years द मैन इज ए लिविंग लेजेंड. तो आप और मैं अपनी थ्योरी अपने बच्चों पे नहीं लगा सकते. क्यों? गलती कहाँ हुई? गलती यहाँ हुई कि सर्दी होने पर एंटीबायोटिक हमने देना बहुत जल्दी शुरू कर दिया, और वहाँ पर सर्दी होने पर होता था कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा, बिकॉज कोल्ड कैन बी क्योर्ड विथ मेडिसिन इन 7 days एंड विदाउट मेडिसिन इन अ वीक. मैंने पहली बार जब सुना तो मुझे समझ में नहीं, मैंने भाई साहब आप कुछ गलत बोल गए, एक बार वापस से बोलिए. नहीं आपने सही सुना है साहब, सर्दी के लिए दवाई लेने पर हफ्ता लगता है और बगैर दवाई के 7 दिन में ठीक हो जाती, बाकी आपकी जैसी मर्जी है. तो ये फर्क आ गया है. तो हम वो थ्योरीज को यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि जो छिछोरे में हमने शॉट देखा वहां पर उस बच्चे ने सुसाइड करने की कोशिश की क्योंकि उसकी परवरिश उस तरह की थी ही नहीं. इसलिए जिस तरह का प्रेशर आया वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया. इसे प्लीज हम जैसे बड़े हुए हैं वैसा कह के अपने बच्चों को बड़ा करने का वक्त जा चुका है. उनके साथ कंधे में कंधा हाथ डाल के बैठना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी कि बेटा गुमसुम है, गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम है क्या, बता, पापा के पास सोल्यूशन है. कोई और प्रॉब्लम है क्या, बता, पापा के पास सोल्यूशन है. तब उसके बाद वो बच्चा उस दौर से निकल पाएगा. बिकॉज टाइप ए कैटेगरी ऑफ पेरेंट्स प्रोड्यूस टाइप बी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट. अच्छा, इनको किड्स को आप अंडर एस्टिमेट मत करो. ये गंगा जी में बहाना ये कोई बहुत साहस का काम नहीं, इससे फिजिकल स्ट्रेंथ डेवलप हुई है. पर आज का जो बच्चा है उसके अंदर जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज है, उसके अंदर जो आईटी को लेकर रुझान है, उसके अंदर जो आईक्यू लेवल है, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं. वो सोशल, मैं आपको बहुत बढ़िया बात बताता हूँ साहब, मैं फेस टू फेस बैच पढ़ाता हूँ और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मेरा ऑनलाइन बच्चों का बैच भी चलता है. तो यहाँ कैमरा है, मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ और यहाँ पर ऑनलाइन है.
वो लोग इतने कंफर्टेबल हैं ऑनलाइन वाले मुझसे हजारों लाखों सवाल पूछने को लेकर, क्योंकि ये जो जनरेशन है जो 2000 में पैदा हुई है, ये मिलेनियम जनरेशन है, इसको आईटी के साथ काम करने में बहुत मजा आता है। आप फोन पर चैटिंग करा लो, जो करना है सब करवा लो, पर आप रूबरू सामने खड़ा कर दो और उसको बोलो बेटा इनको जरा कन्विंस करके बताओ कि ये प्रोडक्ट इनको लेना चाहिए, तो वो ये कर नहीं पाएंगे। इससे कतई उनको कमतर ना आके, इससे कहीं भी अपने आप को बेहतर ना समझें, क्योंकि अब जिस तरह का दौर है उस दौर में वो बच्चे उसी तरह से तैयार हो रहे हैं कि उनको फेस टू फेस सिचुएशन को हैंडल करना ही नहीं है। वो डाइवोर्स भी लेना चाहेंगे तो वो ऑनलाइन ले लेंगे, वो सब कुछ ऑनलाइन कर लेंगे। अपन सोच नहीं सकते वो किस लेवल पर जा रहे हैं। इसलिए अपने आप को बलवान और उनको कमजोर ना समझें, ये तो विचारधाराओं का अंतर है। थोड़ा एम्पैथेटिकली होकर उनके पॉइंट को समझें, थोड़ा एम्पैथेटिकली होकर वो हमारे पॉइंट को समझें, तो शायद सामंजस्य हो जाएगा और इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। तो प्लान करेंगे बेस्ट के लिए, प्रिपेयर करेंगे वर्स्ट के लिए। और ये तो मैं बता दूं साहब आपको कि नो मार्कशीट और डिग्री इन दिस वर्ल्ड इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर कंप्लीट पर्सनैलिटी। मैं बहुत कोशिश करता था स्कूल में कि मेरे क्लास में जो टॉप करती है लड़की, उसका नाम था निहारिका, मैं उससे आगे निकल जाऊं, पर हायरी किस्मत या हायरी बुद्धि की कभी 5th रैंक से ऊपर बढ़ ही नहीं पाया। और जीवन के 17-18 साल तक मैं सोचते रहा कि यार अपने में कुछ कमी है यार, अपन प्रॉपर नहीं। और उस समय कोई समझाने वाला भी नहीं था, बताने वाला भी नहीं था कि प्रेरक, तेरा नाम प्रेरक ऐसे ही नहीं रखा है, इसके पीछे कोई रीज़न है, शायद तू किसी और काम के लिए बना है, तू जिस काम को करने की कोशिश कर रहा है, जिस तू कंपैरिजन सिंड्रोम में फंसा हुआ है, वहाँ तू हमेशा दूसरों से कमतर ही लगेगा, क्योंकि अपने क्लासरूम तो लेवल प्लेइंग फील्ड्स है ही नहीं ना। मछली भी बैठी हुई है जो पानी में तैरती है, बंदर है जो पेड़ पे चढ़ता है, जिराफ है जो सीधे फल खाता है, और इसके अलावा शेर जो है वो दहाड़ता है, और सबको एक साथ बोला जाता है कि चलो तुम सब लोग इस पेड़ पे चढ़ के बताओ। तो यहाँ कहीं ना कहीं साहब एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ी है, और हम यहाँ पर मानसिक रूप से बच्चों को तैयार नहीं कर रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है मेरी बातों में बहुत सारी बातें आपको टीचिंग से ओरिएंटेड मिलेगी, क्योंकि मैं मजबूर है, मेरा 22 साल का पिछला जो इतिहास है वो इसी के आसपास रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को तैयार करें इस चीज़ के लिए कि बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता परसेंटेज कम आए, तो ये बता कि तेरा दिल अगर कोई लड़की पहली बार में तोड़ के गई तो दूसरी बार तू इश्क करने की हिम्मत रखता है या नहीं। दूसरी बार अगर तुझे बिजनेस में नुकसान होता है तो क्या तू तीसरी बार वापस खड़े होने का मादा रखता है या नहीं। चौथी बार अगर तेरी आलोचना होती है सबके सामने तो तू क्या उन आलोचनाओं को स्वीकार करके अपने अंदर परिवर्तन ला सकता है या नहीं। अगर हमने तैयार कर दिया साहब तो इस तरह की कोई नौबत ही नहीं आएगी। पर दुर्भाग्य है हम ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में, हम ऐसा कुछ भी तैयार नहीं कर रहे हैं। हम आज भी a+b² का फॉर्मूला बताते हैं, वो भी बगैर लॉजिक के, कि याद कर लो a² + b² + 2ab, कम से कम a+b × a+b 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके उसका रीजन तो बताओ। और a+b का होल स्क्वायर। और मैंने बच्चों को बिल्कुल क्रांतिकारी बना के रखा हुआ है कि प्रश्न मैं कुछ भी पढ़ाऊं तो सबसे पहला तुमको मुझसे पूछना है कि ये क्यों पढ़ा रहे हो आप। अगर मैं a+b का होल स्क्वायर पढ़ा रहा हूं तो बेटा अधिकार है तू क्लास में खड़े हो जाओ और पूछ सबके सामने कि a² + b² + 2ab मेरे को लाइफ में काम कहाँ आएगा। और अगर मैं समझा पाऊं तो ही तू क्लास में बैठना, नहीं तो क्लास छोड़ के चले जाना। इतना साहस शायद हमको विकसित करना पड़ेगा खुद में भी, और आज़ादी देनी पड़ेगी अपने आने वाली जनरेशन्स को ये सवाल पूछने की। थोड़ा कठिन है पर मिल के किया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। को चूज कर सकते हैं। इमरान, it's really dangerous, you know? हाँ, वो बुल्स हमारी जान ले सकते हैं। ऑलराइट, तंदूरी चिकन की तरह लटक रहे होंगे उनके सींग पर तीनों। अबे यही तो पॉइंट है, अपने अंदर छुपे डर को मिटाना चाहते हैं। तो ये रहा हम सबका सबसे बड़ा डर, मौत। लेट्स फेस इट, क्योंकि इस डर के आगे जीत है। यार तो अपने टैगलाइन अपने पास रखा। अरे यार थिंक अबाउट इट, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई इंस्ट्रक्टर्स नहीं, बस हम होंगे मेरे अमीगोज, और पीछा करते हुए कुछ बैल। अगर जीना है तो बस भागो। लेला, तुम यहाँ पर किसी साइकाइट्रिस्ट को जानती हो? क्योंकि हमारा अमीगो पागल हो चुका है। मैं कल सुबह 7 बजे स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा रहा हूँ, तुम आओ। ओके गाइस, ये कह रहे हैं कि फर्स्ट रॉकेट का मतलब बुल्स के लिए दरवाजा खुल चुका है। सेकंड रॉकेट मतलब बुल्स हमारी तरफ दौड़ रहे हैं। हमें सेकंड रॉकेट के बाद भागना है। सेकंड रॉकेट रक्षा करना। साले अगर मैं मर गया ना तो मेरी माता की आत्मा तुझे इतना सताएगी। मरने के बारे में क्यों सोच रहा है यार, ये सोच अगर जिंदा रहा तो क्या।
Listen, एक नया पैक्ट। अरे अगर मैं जिंदा रहा तो पैक्ट या अगर मैं जिंदा रहा तो मैं तुम दोनों को अपनी पोएट्री दिखाऊंगा। तुम दोनों को ही क्यों पब्लिश इट तू पोएट्री लिखता है? अगर मैं जिंदा रहा तो ओके अगर मैं जिंदा रहा तो मैं लैला के साथ मोरक्को जाऊंगा। या That's what I'll do. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मुझे जॉब से निकालेंगे, right? Yeah. Who cares, man? I'll be with her and I'll live. Well done, मेरे शेर। Come on, okay. ओके अगर मैं जिंदा रहा तो Shit, guys, दरवाजा खुल चुका है। Kabir, just safe. It's okay, just safe. अगर मैं जिंदा रहा तो मैं लंदन जाकर नताशा को कहूंगा कि Come on, Kabir! Come on, Kabir! I'm sorry पर मैं ये शादी नहीं कर सकता। कोरोना में कभी ऐसा विचार आया कि गए तो क्या होगा? बहुत ऑनेस्टली मुझे आया। मैंने वाइफ से पूछा कि मुझे ही ऐसा सिंड्रोम हो रहा है कि तुमको भी आता है ऐसा? बोले मुझे भी आ रहा है। मैंने अपने ब्रदर से भी पूछा कि ऐसा विचार है? बोले आया। वो डॉक्टर है? बोले आया। मैंने कहा यार ये फिर तो अपन ने कुछ करा है इसके लिए प्लान। इसी फिल्म में एक बहुत अच्छा डायलॉग था जिसके अंदर ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ आपस में बात करते हैं। वो बोलता है कि मैं 40 साल तक खूब पैसा कमाना चाहता हूँ और 40 के बाद मैं स्टार्ट लिविंग माई लाइफ। तो कैटरीना उससे पूछती कि इसकी क्या गारंटी है कि तुम 40 साल तक जीवित रहोगे अगर उसके पहले चले गए तो? और सच में चले गए तो अब बहुत अपन कंप्लेसेंट हो जाते हैं। ऐसा लगता है यार ठीक है, ठीक ठाक काम कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं, चले गए तो चले गए। पर वो जिंदगी क्या दोस्तों जिसके अंदर कोई नामुमकिन सपना ना हो, एक ऐसा सपना जिसको बोलो तो लोग हंसें कि ऐसा हो सकता है क्या? वो दैट लाइफ इज वर्थ लिविंग। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई मैं एट एन एज ऑफ 48 में चाहता हूं कि मैं बॉलीवुड में जाऊं तो लोग हंसेंगे, तो यस दैट इज समथिंग जो मुझे एक अंदर से किक देगा कि मुझे वो काम करना है। बोमन ईरानी स्टार्टेड एट एन एज ऑफ 65 ईयर्स एंड इमेजिन इन लाइक 4-5 ईयर्स ऑफ टाइम। और बोमन ईरानी साहब को उनकी मम्मी बोलती थी, आप सुनिएगा आपको मज़ा आएगा। बोमन ईरानी साहब को उनकी मदर बोलती थी कि तुमने मुगल आजम देखी है? तो बोले हाँ देखी है। तो बोले ये लो पैसे जो भी 2-5 आने उस ज़माने में, और आज जाओ आज मुगल आजम का कॉस्ट्यूम देख कर आना। तो बोमन ईरानी जब फिल्म फेयर अवार्ड लेने के लिए आए तो उन्होंने बोला कि आज मैं अपनी मम्मी को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी कितनी मम्मी होंगी जिन्होंने अपने बच्चे को अपना पैशन परस्यू करने के लिए पैसे दिए कि आज तुम जाकर कॉस्ट्यूम देख कर आओ। अगले दिन मम्मी बोलती थी तुमने वो देखा कॉस्ट्यूम? बोले हाँ, आज फिर से लो ये पैसे और आज जाकर वहाँ पर सॉन्ग्स देख कर आओ। बोले ऐसी मेरी तैयारी करी है मेरी मम्मी ने, अदरवाइज़ जब मैंने लोगों को बोला कि मैं फिल्मों में जाना चाहता हूँ तो उन्होंने मुझ पर हंसा। तो यही बस एक छोटी सी बात है कि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको लगता है कि हम वो करेंगे आखिरी के 10 साल के अंदर। जैसे मुझे लगता है कि मैं एक फिल्म बनाऊंगा आखिरी के जीवन के 5 साल के अंदर, और वो पता किसको है कि वो आखिरी के 5 साल आज ही से शुरू हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा लेसन जो मुझे लगता है आप सब इस बात से सहमत होंगे, सीज द मोमेंट, बस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आज ही से वो शुरू हो चुका है। अगर आपको लगता है कि वो आखिरी के जीवन के 10 साल करूंगा तो भाई मेरे मान ले वो 10 साल का समय आज से शुरू हुआ है। क्योंकि कोरोना जैसी एक त्रासदी काफ़ी है अपने जैसे लोगों को समझाने के लिए कि लॉन्जिविटी आज की तारीख में 80-85 ईयर्स को नहीं बोलते हैं। हम जहाँ पर अगले दिन जब सुबह उठें तो सबसे पहले धरती को प्रणाम करने का कि आज मैं आपको छू पा रहा हूँ, कल भी छू पाऊँ, ऐसा आप मुझे पे आशीर्वाद बना के रखिएगा। हर मोमेंट को सीज करना बहुत ज़रूरी। हम प्रोक्रेस्टिनेशन में आ चुके हैं, डिले करते चले जाते हैं। कितनी बार मैंने सिद्धार्थ को बोला कि गोवा चलना है अपन सब फ्रेंड्स को, और कितनी बार उसने मना करा कि यार भाई बहुत बिजी हूँ, फैक्ट्री में वो रात भर रहता है। मेरा उससे आर्ग्यूमेंट भी होता है। मैंने कहा इतना पैसा कमाना क्यों है? उसने तपाक से जवाब दिया और उसके बाद मैं चुप हो गया। बोले भाई पैसे के लिए काम ही कौन कर रहा है?
मैं तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इतना बड़ा गवर्नमेंट ऑर्डर है वो पूरा करना है। इट इज़ लाइक अ सेंस ऑफ एस्टीम एंड प्राइड। और फिर जब सिद्धार्थ की न्यूज़पेपर के अंदर आई और सब हमने पढ़ा एंड वी ऑल फ्रेंड्स अपलॉडेड कि वाह यार दोस्त, हम इतनी बार पार्टियों में मिले, एक दूसरे के साथ में समय बिताया, वहाँ सिद्धार्थ नहीं था क्योंकि सिद्धार्थ हमको लग रहा था कि वो काम कर रहा है, फिर सिद्धार्थ उस समय अपना पैशन ही जी रहा था। तो दोस्तों पैशन बस और कुछ भी नहीं है। And on your deathbed you won't repent what you did। मृत्यु शैया पर रहेंगे तो ये थोड़ी मायने रखेगा कि ये पीपीटी और बेहतर बना लेता, इसमें कलर ये वाली थीम ऐड कर लेता, ये थोड़ी होगा। इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दे तो राकेश झुनझुनवाला की न्यूज आती, मैं डर जाता हूँ। राकेश झुनझुनवाला ने 3 दिन में 1350 करोड़ कमाए। मैं बोलता हूँ जाजू साहब ऐसी न्यूज में छापा करो यार, मतलब हम लोग घबरा जाते हैं, हमको ऐसा लगता है 3 दिन में हमने क्या किया है। वो 1350 करोड़ कमा रहे हैं और उसके नीचे पूरी थ्योरम होती है उनकी कि कैसे करा, ये कंपैरिजन सिंड्रोम, और वो आखिरी में मैं ये सब करूंगा वो ले डूबता है। On your deathbed you won't repent what you did, but you would always repent what you didn't do। हम मृत्यु शैया पर रहेंगे तो हम इसी बात की शिकायत करेंगे, काश ये मैं कर लेता। और ज़िंदगी में दोस्तों सब कुछ हो वो काश ना हो यार। काश बहुत गलत चीज़ है। काश मैं उसको ऐसा बोल देता, काश मैं अपनी दिल की सुन लेता, काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता। और वो काश का समय शुरू हो चुका है। आप और हम जहाँ हैं बस यहाँ से अंतिम 5 साल 10 साल जो भी विजन है वो लेकर चलें तो शायद विल बी एबल टू लिव आवर लाइफ टू द कोर। शक्ति परिवार को गुरु कांति साई का नमस्कार। सपने मत देखो, सपने कभी सच नहीं होते। मेरा बापू कहता था, लेकिन मैंने सपना देखा, हमने सपना देखा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बनने का सपना। तो क्या अपना सपना पूरा हुआ? और अब रुक जाए या देखें एक और सपना। बनना चाहते हो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी? बता दे दुनिया को कि हमारे जितना कहा जाए धीरूभाई अंबानी के बारे में उतना कम है। 2-3 फटाफट प्रसंग आपसे साझा करता हूँ, अच्छा लगेगा आपको। द फर्स्ट इंडियन एंटरप्रेन्योर, पहला उद्यमी जो भजिए बेचने से अपने जीवन की शुरुआत करता है, पर जब उसकी मृत्यु शैया फ्यूनरल निकलता है तो उसकी नेटवर्थ होती है 99,000 करोड़। मतलब वो व्यक्ति लोगों को अभिप्रेरित करता है कि भजिए बेचने से 99,000 करोड़ तक का सफ़र तय किया जा सकता है। मेरी नज़र में इससे बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम्पल कुछ नहीं। अपनी गाड़ी को पार्क करते थे वो अपने ऑफिस से थोड़ा दूर, इसलिए ताकि वो उन लोगों को जिनको समय नहीं दे पाए ऑफिस में मिलने के लिए, उनसे चलते हुए वो बात कर सकें अपनी गाड़ी तक। आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर पार्क करते थे। ये है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? हम डिफिनेशन सिखाते हैं बच्चों को। रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, कंफर्ट जोन से बाहर जाना है, एम्पैथी की कोई बात ही नहीं कर रहा है। अगर हम ये बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सेट जो आज की तारीख में ज़रूरी है, दैट इज़ नॉट IT, दैट इज़ नॉट एनीथिंग एल्स बट एम्पैथी।
अगर एम्पैथेटिक है, उनका कोई दोस्त उनका कोई वर्कर उनको बिठा लेता था कि धीरू भाई आज जन्मदिन है, आप हमारे साथ बैठ के खाना खाओ, तो कोकिला भी इनको फ़ोन करके बोलते थे कि आज खाना खाने नहीं आऊँगा क्योंकि रामू काका का आज जन्मदिन है, तो वो बैठकर उनके साथ खाना खा रहा हूँ। ऐसी थोड़ी एक विजन कोई व्यक्ति देखता है और पूरी दुनिया उस विजन के साथ आती है। उसके लिए एक शेयर्ड विजन होता है। मैनेजमेंट में बच्चों को पढ़ाते हैं एक शेयर्ड विजन और एक विजन शेयर्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। विजन शेयर्ड और शेयर्ड विजन को समझिएगा, अच्छा लगेगा आपको। विजन शेयर्ड बोलता है मैंने एक सपना देखा है, तुम सब मिलकर इसे पूरा करो। क्यों भाई साहब, हमारे पास अपना सपना नहीं, हम आपका सपना क्यों पूरा करें। आईएम्स के जो मॉडरेटर्स हैं, जो प्लेसमेंट्स हैं, वो बोलते हैं इफ़ यू डू नॉट स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स योर ड्रीम्स, समवन समडे समवेयर समहाउ विल यूज यू टू फुलफिल हिज ड्रीम। अगर तुम आज से अपने सपने देखने और उसको पूरे करने की तरफ कदम नहीं बढ़ाते हो, तो किसी दिन कोई एक व्यक्ति अपने सपने पूरे करने के लिए कहीं पर किसी तरह कहीं पर आपका उपयोग कर लेगा। तो ईदर यू हैव अ ड्रीम टू चेरिश एंड फुलफिल, और ईदर देयर आर पीपल इन द वर्ल्ड हु विल मेक देयर ड्रीम कम ट्रू थ्रू यू। नाउ दिस इज विजन शेयर्ड। पर डेमोक्रेटिक लीडर्स तो वो होते हैं ना, धीरू भाई अंबानी, वो होते हैं जो शेयर्ड विजन होता है, जो बोलते हैं कि मैंने एक सपना देखा है, क्या हम सब मिलकर इसे पूरा कर सकते हैं, हम में बड़ी ताकत है। मैंने एक ख्वाब देखा है, क्या तुम सब मिलकर इस ख्वाब को पूरा करने में मेरी मदद कर सकते हो, तुम सब में बड़ी ताकत है। ये है शेयर्ड विजन। और शेयर्ड विजन का पहला धीरू भाई अंबानी, और उसके बाद हम मुकेश अंबानी की भी बात करें तो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू एन आर्टिकल, आपको जानकर बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। ऐसा डिस्कशन चल रहा था और मुकेश अंबानी ऐसा बोल रहे थे कि यार हमको अपने इतने सारे जो बिजनेसेस हैं उन सब बिजनेसेस को ऑपरेट करना है, चेक करना है, कंट्रोल करना है, तो हमको कुछ कैमरेज और ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सब डिस्कशन कर रहे थे। देखिएगा उत्तराधिकारी धीरू भाई अंबानी के मुकेश अंबानी कैसे हैं, तो वो थोड़ा ऐसा बातचीत करते करते सुन ही नहीं रहे थे। वो बोल रहे सर हम डिस्कस कर रहे हैं, करोड़ों रुपए हमारे खर्च हो जाएंगे, हमको कैमरेज लगाने पड़ेंगे कंट्रोल सिस्टम को चेक करने के लिए, रिलायंस के बिजनेस ऐसे हो गए। तो धीरू भाई अंबानी के सुपुत्र मुकेश अंबानी साहब ऐसा कुछ देखते रहे, उन्होंने अच्छा फिर उन्होंने एक ड्रॉर खोला और उस ड्रॉर में से कागज निकाला और कागज उन्होंने स्टॉप यार, बातें ये सब मत करो और सुनो जो मैं बोलना चाहता हूँ। मैंने सैटेलाइट वालों से बात कर ली है, अब जितने भी रिलायंस के बिजनेस है अक्रॉस द वर्ल्ड वो सब सैटेलाइट से मॉनिटर किए जाएंगे। नाउ दिस इज व्हाट इज नोन एज प्रोग्रेसिव थिंकिंग। आप बात कर रहे हो कि कौन से कैमरास लगाएंगे और वो भाई साहब पहुंच रहे हैं कि कहां से हम सैटेलाइट से कंट्रोल करेंगे। ये उनके वंशज हैं जिन्होंने भजिए बेचने से जीवन की शुरुआत करी, 99,000 करोड़ तक की संपत्ति बनाई और 99,000 करोड़ रुपए छोड़कर जाने पर मुकेश अंबानी ने आज उसको 4 लाख करोड़ पर पहुंचा दिया। तो देखिए ये सारी जिम्मेदारियां आती हैं और जो लेसन आता है वो ये है। स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि स्वामी जी व्हाट कैन बी मोर वर्स देन लूजिंग एन आई साइट, कोई व्यक्ति अपनी आंखें खो दे उससे बुरा और क्या हो सकता है। तो स्वामी जी मुस्कुरा उन्होंने बोला लूजिंग विजन। बेटा आप अपनी दूरदृष्टि खो दो, आपकी आंखें खोने से भी ज्यादा बुरा है। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और विजन आंखें नहीं है, पर मैं ये जानता हूँ कि मैं ये 2 कदम इधर चलूँगा तो यहाँ पर अब कैमरा आ जाएगा, मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा सा इधर चलूँगा तो ये पोडियम आ जाएगा, मैं थोड़ा पीछे मुड़ूंगा तो यहाँ पर मुझे बॉटल मिल जाएगी। ये विजन है और मेरे ख्याल से विजन ज़्यादा ज़रूरी है बजाय आई साइट के, क्योंकि आई साइट तो हम सब के पास है पर ऐसा कुछ तो अभी तक हमने विलक्षण ढूंढा नहीं। और विजन तो ज़बरदस्त है, जिनके पास आंखें नहीं है उन्होंने करा। बीथोवन क्रिएटेड बेस्ट ऑफ द म्यूजिक एंड ही वॉज बॉर्न डेफ। मतलब भरोसा ही नहीं होता है कि कोई व्यक्ति बहरा पैदा हुआ है और उसने दुनिया का सबसे बेहतरीन म्यूजिक कैसे बनाया। तो मैंने बीथोवन को सुना ये जानने के लिए कि क्या सोचा हुआ, और समझ में ही नहीं आया। नहीं समझ में आता है कि जिनके पास में सेंसेस नहीं है उसके बावजूद भी वो काम कैसे करते हैं। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ समथिंग नोन एज सिक्स्थ सेंस, जिसमें से एक है विजन। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत ज़रूरी एंड दैट इज़ विजन। मैं आपको बताना चाहूँगा एक छोटी सी बात। ये कोरोना काल के अंदर कोचिंग क्लासेस बहुत घोर संकट में आ गई, और इस संकट में आ गई कि हमारा सर्वाइवल एट स्टेक हो चुका था और हम सब टीचर्स हम सब बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि क्या करें। एक अच्छी पारी हम लोगों ने खेल ली है और हम रिटायर हो जाते, कोई बुरा नहीं है,
और दूसरा ऑप्शन था कि नहीं यार अपन कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर अपनी क्वालिटी अच्छी है, अपन 20-22 साल से सरवाइव कर पा रहे हैं, तो ये क्वालिटी को अगर लेकर डिजिटली और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से अपन पहुंच गए तो शायद अपन अच्छा काम कर लेंगे। ये जो शायद है और खुद पे भरोसा है, ये विजन है। और मुझे ऐसा लगता है विजन हम सबके पास है। अगर हम इस कालखंड से गुजरे, इस कठिन दौर से आप सफल हुए हैं, तो वो विजन के कारण है, वो दूरदृष्टि जो आंखों की कोई आवश्यकता की मांग नहीं करती।